हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ ग्रामर। फर्स्ट लेसन पे हमने डेफिनेशंस लिया है। आइए हम कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं और यकीन मानिए कि इंग्लिश ग्रामर आपको इतना इजी समझ में आएगा फ्लो चार्ट्स के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से, कि आप कहेंगे कि इससे पहले हमने कोशिश क्यों नहीं की। आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ग्रामर। ग्रामर की डेफिनेशन क्या है? आखिर ग्रामर है क्या? व्याकरण हम कहते किसको हैं? यहाँ देखिए, सबसे पहले है ग्राम प्लस अर। इमेजेस में देखें, ग्राम प्लस अर। ग्राम क्या है? एक मेजरमेंट है, एक मापने का पैमाना है। और अर क्या है? डूअर है, करने वाला है। तो मेजरमेंट में जैसे आप देखते हैं किलोग्राम, मिलीग्राम, हेक्टाग्राम, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे मेजरमेंट हम करते हैं। तो यहाँ देखें, जो डूअर है वह क्या मेज़र कर रहा है या मेज़र क्या किया जा रहा है। एक्चुअली जब हम ग्रामर के टर्म में बात करते हैं तो किसी भी लैंग्वेज को मेज़र किया जाता है। नीचे डेफिनेशन आप देखें, ग्रामर इज़ द मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को मेजरमेंट करना ही व्याकरण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ग्रामर वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को मापते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं। और अगर किसी भाषा का उसका ग्रामर ना हो तो उस भाषा की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि ग्रामर के माध्यम से ही हम उस चीज़ को सही तरीके से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। तो ये क्लियर हुआ ग्रामर क्या है। ग्रामर, अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो ग्रामर वह है या ग्रामर वह माध्यम है जो भाषा को मेज़र करता है, मापता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। अगली स्लाइड में आप देखें टेंस। टेंस क्या है? टाइम प्लस सेंस। यानी कि टाइम प्लस सेंस का मतलब है वह जो समय का बोध कराए। टेंस का मतलब टाइम नहीं है, ध्यान दीजिए। यहाँ टेंस का मतलब है जो समय का बोध कराए, इसलिए हमने यहाँ पर टाइम प्लस सेंस लिखा है। आइए देखते हैं आगे। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट्स कहता है टेंस टेल्स अस अबाउट टाइम एंड सेंस इन अ सेंटेंस। टेंस हमें क्या बताता है? टाइम और उसका बोध कराता है किसी भी सेंटेंस में। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? टेंस शोज टाइम बट इट इज़ नॉट टाइम। टेंस टाइम को शो तो करता है लेकिन यह खुद टाइम नहीं है। टाइम कैसे नहीं है? आइए आगे समझते हैं। एक्चुअली जो टेंस है वह लैटिन भाषा के टेम्पस से आया है, और लैटिन भाषा के टेम्पस का मतलब होता है टेंस इंग्लिश में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है? टेंस इज द पार्ट ऑफ ग्रामर बट टाइम इज बियॉन्ड द ग्रामर। टेंस जो है ग्रामर का पार्ट तो है, लेकिन टाइम ग्रामर से बियॉन्ड है, ग्रामर से परे है। कहने का मतलब ये है, मोटा मोटा आप समझें, कि टेंस तब आया जब ग्रामर आया, टाइम तब भी था जब ग्रामर नहीं था, इसलिए टाइम टेंस से परे है। और ये तीन प्रकार के टेंस बेसिकली हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगली स्लाइड देखें। सेंटेंस। सेंटेंस में सेंस प्लस टेंस, यानी कि टेंस जो भी हम पढ़ते हैं उनका कंप्लीट सेंस जिस माध्यम से निकालते हैं वो सेंटेंस है। एक डेफिनेशन के रूप में हम देखते हैं कि अ सेंटेंस इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी कि सेंटेंस या तो एक वर्ड होता है, जैसे कि आप देखें एग्जाम्पल में गो एक वर्ड है, इसका मतलब है जाना, गो जाओ। और दूसरा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एग्जाम्पल देखें, आई लव माई पेरेंट्स एंड टीचर्स। यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को प्रेम करता हूँ। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर कोई अकेला वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है। शर्त क्या है? दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस बनाए। अगली स्लाइड देखें। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब प्लस जेक्ट से मिलके बना है। सब का मतलब समबडी, जेक्ट का मतलब डू अथवा एक्शन। यानी कि कोई जो कुछ भी करता है तो वह करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर?
यानी कि किसी सेंटेंस में जो डूअर है, जो काम करने वाला है, जो एक्शन करने वाला है, जिसके माध्यम से काम हो रहा है ना, वही सब्जेक्ट कहलाएगा। देखें डेफिनेशन में है somebody who does work और हैज़ अ स्टेट इज़ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है किसी भी सेंटेंस में? या तो वह काम करता है या फिर उस काम की अवस्था में होता है। एग्जाम्पल देखें, हैनरी राइट्स अ लेटर टू हिज गर्लफ्रेंड। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? वर्क ऑफ राइटिंग। और ये वर्क ऑफ राइटिंग किसके माध्यम से हो रहा है? हैनरी के माध्यम से। तो जो वर्क कर रहा है, राइटिंग का वर्क कर रहा है, वो है हैनरी, इसलिए हैनरी सब्जेक्ट हुआ। सेकंड सेंटेंस में देखें, सी इज़ अ टीचर। यहाँ कोई काम तो हो नहीं रहा, न सी के माध्यम से न टीचर के माध्यम से, बल्कि टीचर होने का एक स्टेट है, एक अवस्था है, इसलिए सी भी यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 विभेद होते हैं उसमें नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट की जगह हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। पार्टिसिपेट, सॉरी, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है प्री प्लस डिकेट। प्री का मतलब होता है बिगनिंग, शुरू में, और शुरू में जो आता है किसी भी सेंटेंस में वह कहलाता है सब्जेक्ट। अगेन देखें डिकेट। डिकेट का मतलब होता है टेल, कुछ कहना, बोलना। क्या कहना? सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना, अबाउट द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। फिर से समझें, किसी भी सेंटेंस में मैक्सिमम 2 पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या है? जो बिगनिंग है, ठीक ना, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। और दूसरा जो प्रेडिकेट है वो क्या है? सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करता है या सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ करता है, कहता है, वह प्रेडिकेट। डेफिनेशन के रूप में देखें, प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट अ सब्जेक्ट, अबाउट द सब्जेक्ट व्हाट सब्जेक्ट डज। सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है। फिर से देखें, यहाँ देखें, सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है वह क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। अथवा दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को अगर आप रिमेन कर दें, हटा दें, तो जो शेष चीज़ बचेगी वह प्रेडिकेट होगी। इट ऑलवेज कंटेन्स वर्ब। प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब का होना अनिवार्य है। इट मीन्स वर्ब इज द चीफ वर्ड इन अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में जो सबसे प्रमुख वर्ड होगा वह वर्ब होगी। एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन ये रहें या ना रहें, है ना, लेकिन वर्ब का होना अनिवार्य है प्रेडिकेट में, क्योंकि बिना वर्ब के प्रेडिकेट हो ही नहीं सकता किसी भी सेंटेंस में, चाहे वह एक शब्द का हो और चाहे वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाला हो। चलिए एग्जाम्पल देखें, मिस्टर प्रकाश टीच मी इंग्लिश। तो मिस्टर प्रकाश यहाँ सब्जेक्ट है, और मिस्टर प्रकाश को अगर आप हटा दें तो जो शेष बचा है, जो रिमेनिंग पार्ट बचा, टीच मी इंग्लिश, ये प्रेडिकेट है। क्लियर? आगे देखें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में ऑप प्लस जेक्ट। ऑप का मतलब इफेक्ट, जेक्ट का मतलब कुछ करना, एक्शन। आपने पहले भी देखा था सब्जेक्ट की जगह पे, जेक्ट का मतलब करना, एक्शन। एन ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ द एक्शन इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में एक्शन पर जो इफेक्ट होता है, एक्शन यानी वर्ब, वर्ब पर जो इफेक्ट होता है या वर्ब जो इफेक्ट डालता है वह किस पर डालता है? ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट उस इफेक्ट को रिसीव करता है। ध्यान दें, एग्जाम्पल में विराट प्लेज क्रिकेट। विराट क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ देखें, जो एक्शन है खेलना, प्ले, और खेला किस पे जा रहा है? क्रिकेट, क्रिकेट को खेला जा रहा है। तो प्ले का जो इफेक्ट है, फिर से देखें, प्ले का जो इफेक्ट है वह किस पर पड़ रहा है? क्रिकेट पर। तो क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल देखें, सैली क्रैक्स प्लेट इन द बार। तो यहाँ पर जो क्रैक हो रहा है, ये जो वर्ब है, जो ये एक्शन है, तो इसका इफेक्ट प्लेट पर जा रहा है। क्रैक होगा तो प्लेट, प्लेट पर ही एक्शन जाएगा, इसलिए प्लेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। थर्ड एग्जांपल देखें, द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लासरूम। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? रीज़न क्या है? जब कभी भी मेन वर्ब आपकी, जब कभी भी एक्शन वर्ड आपका प्रीपोजिशन से जुड़ जाए तो वहाँ पर कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि वह पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एंटर्ड के बाद इनटू शब्द प्रीपोजिशन है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी प्रकार जैसे आप कहते हो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये जो गोइंग के बाद टू आता है, टू भी प्रीपोजिशन है, इसलिए स्कूल कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और ऐसा सेंटेंस जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता
उसके पैसिव नहीं बनते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल का कभी भी पैसिव नहीं बन सकता। चलिए आगे बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? पार्ट्स मतलब पार्टीशन और स्पीच मतलब सेंटेंस, है ना, नरेशन। तो पार्टीशन ऑफ अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द यूजेस ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वर्ड्स के जो यूजेस हैं किसके अकॉर्डिंग? सेंटेंस के अकॉर्डिंग, है ना। उनका जो पार्टीशन हम करते हैं, उन छोटे छोटे वर्ड्स जिनको कंपोज करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं, अगर उनको हम पार्ट कर दें, उनका पार्टीशन कर दें, विभाजित कर दें, तो वह सब सेपरेटली अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे और इकट्ठा जुड़ के सेंटेंस बनाएंगे। देखें एग्जांपल में, लता सिंग सॉन्ग्स इन द इवनिंग, लता शाम को गीत गाती है। तो यहाँ पर देखें एक सेंटेंस है जो लता शाम को गीत गाती है। इसमें अगर हम देखें कि लता क्या है, सिंग्स क्या है, सॉन्ग्स क्या है, इन क्या है, द या फिर इवनिंग क्या है, तो ये सब अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हैं। जैसे लता नाउन है, सिंग्स वर्ब है, सॉन्ग्स नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है और इवनिंग अगेन नाउन है। यहाँ 3 नाउन आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, रिपीटेड हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप जानते ही होंगे कि इनकी संख्या है 8। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इस 8 के अलावा आपके सेंटेंस में कोई 9वीं चीज़ नहीं आएगी। अगर इन 8 का आप अच्छे से अध्ययन कर लें तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच टेल्स अस प्रॉपर रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम ही यही है कि वह प्रॉपर तरीके से आपको रीडिंग सिखाएगा, राइटिंग सिखाएगा और स्पीकिंग भी सिखाएगा। इट कंपोजेस अ सेंटेंस, और यह सेंटेंस को कंपोज करता है। कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं। ये लता वाला जो एग्जांपल है आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो आज डेफिनेशन में बस इतना ही, आगे फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो